Jigesa classes, Professor C.S. Suresh Tejwani, division of the Unit 2 of the Contract Act consideration. सबसे पहले नेचुरल मीनिंग समझो. कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, प्राइस ऑफ द प्रॉमिस. आप तेल लेने जाओगे, आप मनी पे करोगे, वो दुकानदार के लिए कंसिडरेशन, आपको तेल मिलेगा, वो आपके लिए कंसिडरेशन. गिव एंड टेक, दैट इज द कंसिडरेशन. उसके बाद सेक्शन 2D में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन याद करने के लिए तीनों टेंस में आपको याद करना है. एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, आप शोरूम वाले से गाड़ी लेने जाओगे तो शोरूम वाला जैसे बोलेगा, केस तो केस, जीपे तो जीपे, आप चेक दोगे तो गाड़ी 3 दिन के बाद मिलेगी. डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, आप और आपके पापा, कोई भी कंसिडरेशन दे सकता है. एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट टेंस है. मैंने ये कर दिया और ये मैं नहीं करूंगा. डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं. प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मैं ये करूंगा या मैं नहीं करूंगा. सच एक्ट और एब्सटिनेंस विल बी द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. यहाँ पे याद कैसे रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है. डू पॉजिटिव है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस पे करोगे, दैट इज द डू. मैं एक आइटम प्रोड्यूस नहीं करूंगा, आप वाई मत करना, दैट इज द एब्सटिनेंस. मैं साउथ आइटम नहीं बनाऊंगा, आप चाइनीज मत बनाना. रेस्टोरेंट वाले पास पास में ऐसे समझ लेंगे तो वो एब्सटिनेंस माना जाएगा. ये एक्ट और एब्सटिनेंस से 3 टेंस में होगा. मैंने ये नहीं किया, मैंने ये किया है, मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा. ये करना या नहीं करना है ना, वो 2D उसको कंसिडरेशन बोल रहा है. सेकंड पॉइंट है रूल्स ऑफ कंसिडरेशन. पहले हमने देखा एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, उसमें आपको केस स्टडी दिया हुआ है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को बोला एक मार्केट बना के दे दे, मैं तुझे इतना कमीशन दूंगा. दुर्गा प्रसाद ने मार्केट बनाया, लेकिन वो बलदेव ने बोला था वैसे नहीं, कलेक्टर ने बोला ना वैसे बनाया था. बाद में दुर्गा प्रसाद ने बलदेव से कमीशन का स्यू किया. बलदेव डिफेंडेंट है, दुर्गा प्रसाद प्लेंटिफ है. डिफेंडेंट को प्रोटेक्शन मिला, कोर्ट ने बोल दिया बलदेव ने किया है वैसा काम दुर्गा प्रसाद ने नहीं किया है, इसीलिए बलदेव कमीशन पे करने के लिए लायबल नहीं है. एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, आप गाड़ी लेने जाते हो, आपका पापा पेमेंट करते हैं, इसीलिए आप गाड़ी पे घूम सकते हो, वरना आप नहीं गाड़ी पे घूम सकते. इसका मतलब थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकता है. चिनिया वर्सेस जामिया का केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. चिनिया वर्सेस जामिया में मदर ने अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी दिया और बोला कि मेरे ब्रदर को, यानी लड़की के यानी कि डॉटर के मामा यानी मटरनल अंकल को एवरी ईयर इतना एन्युटी पे करना है. बाद में भांजी ने बोल दिया अंकल को कि मैं आपका पे नहीं करूंगी क्योंकि आपने मुझे कंसिडरेशन नहीं दिया है. अंकल कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट बोल रही है कि उस लड़की को उसका मम्मी ने जो कंसिडरेशन दिया है ना वो सफिशिएंट है, अंकल को एन्युटी मिलना चाहिए, और भांजी है वो अपने मामा को कंसिडरेशन पे करेगी. थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है. ऑलरेडी डेफिनेशन में भी बोल दिया है. आपने फाउंडेशन का फी हमें पे कर दिया है, आपने पास्ट कंसिडरेशन हम अभी पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन. अर्ली बर्ड में आप इंटर का फी कर दोगे, फिर पे कर दिया है, तो हम पढ़ाने का बाकी है, दैट इज द फ्यूचर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है. कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेटी हो. कंसिडरेशन हैविंग सम वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू उसका होना चाहिए. कोई भी चीज बेचने के टाइम सेलर एंड बायर की जरूरत कितनी है ना, उसके बेस पे उसका कंसिडरेशन डिसाइड होता है. तो ऐसा उसका रियल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए एडिक्वेट कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है. किसी को इमीडिएट पैसों की जरूरत है, अपनी 50,000 वाली नई गाड़ी 40,000 में किसको दे दिया तो वो वैलिड ही है. हाँ, कोर्ट में कोई स्यू करेगा, यहाँ पे अंडी इन्फ्लुएंस है, कोर्शन है, तो कोर्ट बहुत सारे फैक्टर देखेगी. उसमें से एक फैक्टर ये भी देखेगी जो चीज बेची गई है वो मार्केट प्राइस से बेची गई या कम प्राइस से बेची गई है. वो कोर्ट को एक फैक्टर मदद करेगा, लेकिन कंसिडरेशन सफिशिएंट नहीं है तो कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. कंसिडरेशन एडेक्वेट नहीं होता है, थोड़ा भी होता है तो चलता है. कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूसिव काल्पनिक इमेजरी नहीं होना चाहिए.
2 kg ए में आपको दे रहा हूं, लेके चाहिए, नॉट पॉसिबल। जिसकी मार्केट में कुछ वैल्यू है, जो चीज आप बेच सकते हो, वही कंसिडरेशन में माना जाएगा। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, कंसिडरेशन इमोरल नहीं होना चाहिए। एक्स ने मिसिस वाई को बोला तू वाई से डिवोर्स ले ले, मैं तुझे 10 लाख दूंगा, इमोरल है, नॉट अलाउड, ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ऐसा कंसिडरेशन आप किसी को नहीं दे सकते, इमोरल, इलीगल, ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, चाहे पब्लिक को नुकसान हो, ऐसा कंसिडरेशन हम किसी को नहीं दे सकते। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड यानी पास्ट, एग्जीक्यूटेड यानी फ्यूचर होना चाहिए। कंसिडरेशन पॉजिटिव यानी डू और नेगेटिव यानी एब्सटेन भी हो सकता है। लीगली बाउंड आपको जो करना होता है ना, वो करने के लिए आप किसी से कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। आप पुलिस का जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रहा है, तब ऐसा नहीं बोल सकते मैं यह केस इन्वेस्टिगेट तभी करूंगा, आप मुझे 10,000 रुपए दो। लीगली बाउंड आप करने के लिए जो लायबल है, लॉ की वजह से लायबल है, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते लेफ्ट साइड गाड़ी चलाने का मुझे कंसिडरेशन चाहिए, तो आपको चलाना ही है, इट्स योर ड्यूटी, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। ये हुआ आपका रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रॉमिस यू एनी अदर पर्सन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, नॉट एडेक्वेट, रियल और नॉट इल्यूस्ट्रेट। एडेक्वेट होना जरूरी नहीं है, रियल होना चाहिए, इल्यूस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, इमोरल ऑफ कोर्स द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और लीगली बाउंड के लिए आप कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। उसके बाद 2 और क्वेश्चन भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर आपको पॉइंट्स याद रखोगे तो अंदर का लिख सकते हो, यानी ये चैप्टर वो ऑक्सीजन का काम करेगी। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्षणिया से रामैया बहुत बार पूछा है, थर्ड पार्टी कैन स्यू वो भी बहुत बार पूछा है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है। स्ट्रेंजर कैन स्यू, ए एंड मिसिस ए के बीच में झगड़ा हुआ तो बी मिसिस ए पे स्यू नहीं कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम है तो यही करेगा, वरना रात को झगड़ा होगा, सब बोलने लगेंगे, उसमें बी को क्या करने की जरूरत है। प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी कैन नॉट इंटरफियर। नॉर्मल रूल है, स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी नहीं है वह बंदा स्यू नहीं कर सकता, वो नॉर्मल रूल है। दूसरा बंदा स्यू नहीं कर सकता, वो प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सेप्शन है ना, वही स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी के स्यू है। तीनों का आंसर सिमिलर ही है। सबसे पहले ट्रस्ट की बात है, मैं ऑलवेज एग्जांपल देता हूं, जो ट्रस्ट बनाता है, जिसको सोच आती है, वो सेटलर है। सेटलर कांति भाई हरिया, ट्रस्टी रमेश भाई शाह, दोनों के बीच में वो 2 मिनट के लिए समझो, सिर्फ दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ है कि हरिया कॉलेज को सेंट्रल एसी बना देंगे, लेकिन बाद में नहीं हो पाया, तो बेनिफिशियरी स्टूडेंट है, थर्ड पार्टी है, वो भी ट्रस्टी पे स्यू कर सकता है। ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी है, वो ट्रस्टी पे स्यू कर सकता है, अल्दो कॉन्ट्रैक्ट तो सेटलर एंड ट्रस्टी के बीच में था। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, फैमिली सेटलमेंट है, दोनों ब्रदर है, वो पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ कर रहे थे, दोनों ने अपना एग्रीकल्चर लैंड है, मकान है, सब कुछ बेच लिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बाद में डिसाइड किया दोनों ब्रदर 20,000 एवरी मंथ मदर को देंगे। दोनों ब्रदर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मदर को पेमेंट नहीं मिलेगा तो मदर भी थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। मैरिज एक्सपेंस, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट, जब ए मिसिस ए को इल ट्रीट कर रहा है, मिसिस ए के पापा आते हैं और ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एवरी मंथ इतना मेंटेनेंस एक्सपेंस पे करेगा, ए पे नहीं करेगा तो मिसिस ए भी स्यू कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट तो ए एंड मिसिस ए के फादर के बीच में था, तभी भी मिसिस ए स्यू कर सकती है। तो यहाँ पे प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन में फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट, दूसरा पॉइंट है फैमिली सेटलमेंट, थर्ड है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ वन है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लोन बैंक आपको दे रही है, आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक के पास इतना टाइम नहीं है, रेपुटेशन बिगाड़ना नहीं है, तो बैंक क्या करेगी, एक कोई भी जो मार्केट में जिसका वजन ज्यादा है ऐसे बंदे को ढूंढेगी और उसको बोलेगी तू जा इतनी लोन का रिकवरी करके आ, 10% तेरा। तो जिसको राइट असाइन किया है वह बंदा यानी असाइनी जो रिकवरी एजेंट है, वो आपके स्यू भी कर सकता है, थर्ड पार्टी है तभी भी स्यू कर सकता है। बैंक से आपने लोन लिया था, लेकिन असाइनमेंट की वजह से थर्ड पार्टी है, एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, वो भी आपको स्यू कर पाएगा। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, मैंने ए को बोला तो बी को पेमेंट कर देगा, ए ने मुझे हाँ भी बोला और बी को बताया तेरे भी आप पेमेंट मेरे पास आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे और ए के बीच में था, लेकिन बी को उसने बता दिया, सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया
एग्रीमेंट नहीं था, तभी भी ए पे नहीं करेगा तो बी ए पे स्यू कर सकता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। कवेनेंट अटैच विद द लैंड, मैंने आपको जमीन बेचा, आधा जमीन मैंने बेचा, बाकी जमीन में लैंड है वो मैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करता था। मेरा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो मैं यूज कर रहा था तो उसको अफेक्ट ना हो, इसीलिए मैंने बाकी आधा जमीन बेची, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया, डीड में लिख के दिया, ये बेचा हुआ जमीन आप कभी भी एग्रीकल्चर के अलावा और कोई पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आप करोगे तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का अफेक्ट हो जाएगा। मैंने ए को बेचा, ए ने बी को, बी को सी को, सी डी को, ये सक्सेसर ऑफ द सेलर है ना, तो सभी को वो कंडीशन बाइंड करेगी, जब तक मैं एनओसी नहीं दूंगा, नो ऑब्जेक्शन नहीं दूंगा, तब तक नया कोई भी बायर है वो एग्रीकल्चर के अलावा और कोई पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। कवेनेंट अटैच विद द लैंड है, प्रिंसिपल के बिहाफ एजेंट अथॉरिटी के अंदर रह करके प्रिंसिपल का नाम दे के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, तो एजेंट ने क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल उसके लिए स्यू कर सकता है। ट्रस्ट है, फैमिली सेटलमेंट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, असाइनमेंट है, एग्रीमेंट ऑफ द डेब्ट है, कवेनेंट अटैच विद द लैंड है एंड एजेंट है, उसमें थर्ड पार्टी के स्यू के पॉइंट है। उसके बाद है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वो जनरल रूल है, कंसीडरेशन होना चाहिए वैसा बेसिकली सेक्शन 10 में ही बोल दिया है। तभी भी यहाँ पे आपको सेक्शन 25 में सर्टेन एक्सेप्शन दिए हैं, नीचे दिए गए एक्सेप्शन में आप कंसीडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उसमें से केस स्टडी पूछा जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है नेचर लव एंड अफेक्शन। पुराने जमाने में जाइए, दशरथ ने कई को बोला था भरत को राज्याभिषेक दी और राम को वनवास, तो नेचर लव एंड अफेक्शन की वजह था, लेकिन वैलिड था। पुराने टाइम में जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे एडिशनल पॉइंट है, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। नियर रिलेशन है, नेचर लव एंड अफेक्शन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है तो नेचर लव एंड अफेक्शन है। नेचर लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट है, नियर रिलेशनशिप है, रिटर्न है एंड रजिस्टर्ड है, तो विदाउट कंसीडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। हस्बैंड ने वाइफ को बोला था मैं जितना सैलरी आएगा तुझे ही दूंगा, वाइफ ने लिखवा लिया, रजिस्टर करवा लिया, तो हस्बैंड को देना ही पड़ेगा। हस्बैंड ऐसा नहीं बोल सकता वाइफ ने मुझे कुछ नहीं दिया, खाना भी मुझे होटल में खाना पड़ता है, ऐसा नहीं बोल सकता है। रिटर्न रजिस्टर्ड है तो उसको इन्फोर्स करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है नेचर लव एंड अफेक्शन। सेकंड पॉइंट है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, वॉलंटरी कर रहा था, लेकिन ग्रेट्युitously नहीं कर रहा था, कंसीडरेशन लेने की उसकी इच्छा थी, मैं एग्जिस्ट था, मैंने वो काम उसने किया, उसका फायदा भी लिया हुआ है, और बाद में उसको प्रॉमिस किया कोई बात नहीं आज मेरे पास है, कल मैं तुझे मनी दे दूंगा, तो मुझे उसको मनी देना पड़ेगा। सब इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट इसमें फॉल हो सकते हैं। कुली जब बॉम्बे सेंट्रल में जाते हैं, कुली जब अपने रेड कपड़ों में उठा के बाहर गुड्स रखते हैं, आपको पैसा देना पड़ता है। आपके सामने कोई स्कूल पुलिस कर रहा है, ट्रैफिक सिग्नल के पास आपकी गाड़ी का कांच कोई साफ कर रहा है, तो उसका फायदा आप ले रहे, आप वहां खड़े थे, आप देख रहे थे, सामने वाले ने कंसीडरेशन के पर्पस से आपका काम किया था, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पास वॉलंटरी सर्विसेज। थर्ड टाइम बेस्ड डेट। लिमिटेशन एक्ट बोल रहा है किसी के पास भी आप पैसा मांगते हो ना, तो 3 साल के अंदर उस पे आप लीगल एक्शन स्टार्ट कर दो। डिसीजन 25 साल के बाद आएगा चलेगा, लीगल एक्शन स्यू स्टार्ट कर दो, एक्शन ले लो आज, उस पे केस आज कर दो विदिन 3 इयर्स, आफ्टरवर्ड आप नहीं कर सकते। आपकी ट्यूशन फी बाकी थी 3 साल के बाद, आप रिसेप्शन में साथ में मिले, आपने बोला ओ सर अभी तो 2 लाख का एवरी मंथ पगार है, आपका मैं फीस दे दूंगा। सिर्फ आप बोलोगे दे दूंगा नहीं चलेगा, मैं डायरी निकाल के दूंगा, आप साइन करके दोगे सर 50,000 बाकी है मैं आपको दे दूंगा, लिख के दिया है, 3 साल हो गया है, बाद में दिया है तो भी मैं आपको स्यू कर सकता हूं। टाइम पे अडेप्ट है। बेलमेंट सेक्शन 148 बोल रही है कि आप अपना गुड्स दूसरे किसी को किसी भी पर्पस के लिए देते हो, पर्पस पूरा होते ही वो गुड्स मुझे वापस देते हो, और मैं बोलता हूं वैसे डिस्पोज कर देते हो। 148 goods given from one person to another for specific purpose. Purpose is accomplished. It should be returned or disposed of according to the direction of the bailor. गाड़ी में वहां रख के आया और बोल दिया कि दोपहर को मेरी वाइफ आके ले जाएगी, तो डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। तो उसमें कंसीडरेशन की जरूरत नहीं भी होती है। आप बाहर जाते हो, अपनी गाड़ी पास वाले के घर रख के जाते हो, ऑर्नामेंट पास वाले घर रख के जाते हो, उसमें कंसीडरेशन नहीं होता है। बेलमेंट में कंसीडरेशन कंपलसरी नहीं है। एजेंसी नया आपका भी ब्रांड है, कोई वैसे भी रखने के लिए रेडी नहीं है,
तो आप उसको भाई साहब बाबा करके उसको रखने का, फ्रेंचाइजी रखने का बोलते हो, आप मार्केट में बोल पाओ मेरी तो फ्रेंचाइजी 50 सिटी में है, लेकिन 2 साल में आपका नाम बहुत आगे निकल गया। आपने पहले बोला था 5 साल तक किसी को नहीं दूंगा, तो विदाउट कंसीडर बोला था, तभी भी वो वैलिड है। 5 साल तक और किसी को एजेंसी नहीं दी जा सकती। कॉम्प्लीटेड गिफ्ट है, एक ट्रस्ट था बहुत बड़ा, उसमें उसके ट्रस्टी को बिठा के 10,000 लोग सामने बैठे तो उसका बहुत एप्रिसिएशन किया, और बाद में बोला आप नया कॉलेज स्टार्ट करना है, आप कितना दोगे? तो बोलेगा मैं 10 लाख दूंगा, तो उसको नीचे उतरने के बाद देना ही पड़ेगा। उसके बिहार में तो बीएड कॉलेज स्टार्ट करने वाला है। कॉम्प्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, आपके मंदिर का रिनोवेशन करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। आप रिनोवेशन कर रहे हो लेकिन मैं पेमेंट नहीं करूंगा, नहीं चलेगा, मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये सब कंसीडरेशन के टॉपिक है। कंसीडरेशन में मेनली बेसिक डेफिनेशंस है, रूल्स है, एक्सेप्शन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, एंड नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन है। 4-5 बार सुनोगे तो याद रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच।